गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का इस नए लेक्चर में। आज स्टूडेंट्स हम एलपीपी को सॉल्व करने का एक और नया तरीका देखेंगे। ठीक है, ये एलपीपी जो अभी तक हमने एलपीपी देखी है उससे थोड़ी सी डिफर है। तो डिफरेंट क्या है इसमें, यहाँ पर जो आपके नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट देता है ना, उन्हें यहाँ बाउंड कर दिया है। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, एलपीपी को सॉल्व करने का। तो वहाँ पर हमने जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होते थे देखा था, सिर्फ एक तरफ से बाउंड होते थे, वो वन साइड बाउंडेड होते थे। जैसे आपको देता था x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसे सिर्फ एक साइड से बाउंड कर रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं जब आपको दोनों साइड से बाउंड कर देता है वेरिएबल, यानी कि आपको कुछ इस तरह से देगा कि x1 0 से तो बड़ा है और 3 से कम है। ठीक है, कुछ इस तरह का जब आपको कंस्ट्रेंट देते हैं तो उन्हें स्टूडेंट्स हम कहते हैं बाउंडेड वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या कहते हैं हम? बाउंडेड वेरिएबल। वेरिएबल को यहाँ पर बाउंड कर दिया है आपने, ठीक है, तो बाउंडेड वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मेथड चेंज है। ठीक है, शॉर्टकट में से हम कह देते हैं BVLPP। ठीक है, तो पहली बात तो ये दिखती किस तरह की है, तो बिल्कुल जैसी एलपीपी हमने अभी तक पढ़ी है ऐसी ही दिखती है। ये ऐसा ही फॉर्मेट है कुछ, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ दे देगा आपको z इक्वल्स टू मैक्सिमम या फिर मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू CX, इसी तरह से कुछ कंस्ट्रेंट देगा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या देगा आपके पास, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। यहाँ आपको कंस्टेंट में हो सकता है इक्वल हो, ठीक, सॉरी लेस देन हो, या फिर इसकी जगह ग्रेटर देन भी हो सकता है, या फिर इक्वल, किसी भी तरह के। और यहाँ आपको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन देगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई XJ होगा, J वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये लोअर लिमिट हो गई, ठीक है, और ये हो गई आपकी अपर लिमिट। मतलब जैसे यहाँ पर UJ क्या हो गया 3 और LJ क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये आपको LJ क्या बताता है, लोअर बाउंड को, और ये क्या बता रहा है, अपर बाउंड को। ठीक है, कुछ इस तरह की एलपीपी हमें दिखती है। तो हम देख सकते हैं आज का जो आपका क्वेश्चन है उसमें इसी तरह का कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ x1 को आपको ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे लोअर बाउंड और अपर बाउंड दिया हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ से बाउंड किया हुआ है x1 को, इसी तरह से x2 को भी, और x3 को सिर्फ वन साइड से बाउंड किया है। ठीक है, तो देखते हैं इस एलपीपी का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक से। तो स्टूडेंट देखिए, मैं मेथड नहीं लिखवा रही हूँ कि क्या आपका वर्किंग प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ समझ आने वाला नहीं है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते करते ही समझेंगे चीज़ें। क्लियर? देखिए, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ स्टूडेंट, जो हम ये टेक्निक पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ 3 तरह के केस आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे आगे θ1 θ2 θ3, तो मैं आपको वही बताऊंगी, बट आज हम उनमें से एक मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो जब आएंगे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले एलपीपी को आपको क्या करना होता है, अगर यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन होता है तो उसे इक्वलिटी में चेंज करना होता है। कैसे करते हैं हम अच्छे से जान चुके हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, ये 3-4 लेक्चर हो चुके हैं पहले। तो कैसे करते हैं, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स स्लैक वेरिएबल कौन से होते हैं, स्लैक वेरिएबल जिन्हें हम ऐड करते हैं, और सरप्लस जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपका लेस देन है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, तो यानी कि स्लैक वेरिएबल का यूज़ है। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पर आपको सरप्लस वेरिएबल यूज़ करना होगा, और यहाँ स्लैक वेरिएबल। एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है RHS में, तो क्यों ना हम इसे चेंज कर लें, यानी कि क्या कर ले, इस वाले पार्ट को इधर भेज दें। ठीक है, क्योंकि 0 है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस ये फर्क पड़ेगा, हमें यहाँ सरप्लस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेक्ट वेरिएबल ही तीनों में यूज़ कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -x1 + 2x3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो बस अब तीनों ही लेस देन में है, तो सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दीजिए। लिखिए इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्ट वेरिएबल, कौन कौन से, x4 x5 और x6। तो आपके पास एलपीपी किस तरह की हो जाएगी, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स,
सिलेक्ट वेरिएबल x4 x5 x6 सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एलपीपी में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कि सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल की जब कोस्ट लिखते हैं तो ध्यान रखो 0 होती है। तो यहाँ पर लिख दिया 0x4 0x5 और 0x6। ठीक है, ऐसे बस इनमें क्या चेंज करा है, x4 x5 और x6 ऐड कर दिया तीनों में। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिख दिए नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये आपकी x1 और x2 की कंडीशन। ठीक है, तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें बनाना होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बनाइए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ चुकी है। कुछ भी नहीं, जो आपके कोफिशिएंट है जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में लिखे थे इसी तरह से बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनिशियल बेसिस क्या बना रहा है, ये कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। ठीक है, इनिशियल बेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे सिंप्लेक्स मेथड में करते थे हम ऐसे ही, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो यहाँ पर बन रही है। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल बना रहे हैं आपके, देखिए जैसे कि ये x1 ये x2 ये x3, तो ये x4 x5 और x6 के रिस्पेक्ट में आपकी बेसिस मिल रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके बेसिक वेरिएबल क्या हो चुके हैं, x4 x5 और x6। तो लिख देते हैं बेसिक वेरिएबल्स आर x4 x5 और x6। ठीक है, अब टेबल बनाइए। तो स्टूडेंट्स इस टेबल में क्या होता है, फर्स्ट कॉलम में आपके पास CB, फिर YB और फिर XB और फिर Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6। ठीक है, 6 ही कॉलम है आपके पास, 6 हमने लिख दिए। CJ में क्या आता है आपके पास, जो मैक्सिमम ऑफ z है ना उसमें जो भी कॉफिशिएंट है उन्हें लिख देना है आपको। ठीक है, ऐसे ही हमने पहले भी किया था। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 1 3। ठीक है, यहाँ पर x1 नहीं है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 3 और फिर 0 0। ठीक है, तो लिख दीजिए स्टूडेंट्स 0 1 3 और आपका 0 0। ठीक है, यहाँ पर YB में क्या आएगा आपके पास, जो आपके बेसिक वेरिएबल। ठीक है, यानी कि x4 x5 x6। तो यहाँ पर y की टर्म में लिखना है तो y4 y5 और y6। यहाँ क्या आता है, बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट। तो इनकी कॉस्ट क्या है, 0 0 0। क्लियर, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सब कुछ समझ आने वाला है। XB में आपके पास क्या आता है, जो आपके RHS में वैल्यूज है। RHS में क्या है, 10 0 10। तो लिख दीजिए वैल्यूज 10 0 10। यहाँ क्या आना है, यहाँ ये कंप्लीट मैट्रिक्स आपको लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब यहाँ पर चेंज क्या आया, सिंप्लेक्स मेथड जब हम पढ़ते थे और आज जो हम ये पढ़ रहे हैं बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक, इसमें चेंजेस क्या है। इसमें स्टूडेंट्स एक आता है अपर बाउंड का। अपर बाउंड का तो कुछ यूज़ ही नहीं किया, तो उसका क्या रोल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें निकालना होता है UI माइनस XBI। ये क्या है, तो UI का मतलब है आपके पास अपर बाउंड। अपर बाउंड y4 का, y5 का और y6 का। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x4 x5 x6, यहाँ पर अपर बाउंड है ही नहीं, सिर्फ लोअर बाउंड है। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको दिए हुए हैं कि 0 से बड़े हैं, बट ये नहीं दिया हुआ छोटे किससे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर x1 का लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 8 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ लोअर बाउंड 0 है और ये अपर बाउंड 4 है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इन चारों का अपर बाउंड नहीं है, सिर्फ लोअर बाउंड है। तो ध्यान रखो, जिसका नहीं दिया है ना अपर बाउंड, उसका इन्फिनिटी मान लेते हैं। क्लियर, तो अपर बाउंड आपको इन्फिनिटी मान लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, y4 का अपर बाउंड क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस XBI। XBI कौन सी वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स, आई क्या बता रहा है, आई बता रहा है आपको रो को। ठीक है, तो यहाँ पर U1 हो गया ना, यानी फर्स्ट रो का अपर बाउंड। फर्स्ट रो में y4 है तो अपर बाउंड इन्फिनिटी। XB1, तो XB की वैल्यूज ये रही, 1 के लिए ये रही, सेकेंड रो के लिए ये रही और थर्ड रो के लिए ये रही। ठीक है, तो माइनस क्या आ जाना है, 10। ऐसे ही इसका अपर बाउंड भी इन्फिनिटी है, -0, और इसका अपर बाउंड भी इन्फिनिटी है और ये आपका 10 एज इट इज। तो माइनस कर दीजिए, इन्फिनिटी में से कुछ भी लेस करिए इन्फिनिटी ही आता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, अब
अब यहाँ से हमें पता लगता है डिपार्टिंग वेक्टर के बारे में, ठीक है। इसका रोल डिपार्टिंग वेक्टर के लिए है। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, जेड जे माइनस सी जे, जैसा कि हमने पहले भी निकाला था। तो जेड जे क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्या बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए लीजिए, ठीक है। फिर प्लस आएगा, इससे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर प्लस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर सब कुछ जीरो हो रहा है। तो जेड जे क्या आ चुका है, फर्स्ट कॉलम के लिए जीरो निकालना, समझ आया, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो जेड जे जीरो आया, माइनस सी जे करना है, तो जीरो में से जीरो गया जीरो। आप लोग देख सकते हैं सभी वैल्यूज यहाँ जीरो है, तो जेड जे सभी के लिए जीरो आने वाला है, ठीक है। तो सीधे माइनस सी जे कर देते हैं, तो जीरो माइनस एक जीरो माइनस थ्री, तो यहाँ तो जीरो जीरो ही, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम, अब देखते हैं मोस्ट नेगेटिव। तो हमने आपको बताया था यहाँ साइन को मत देखिए, ठीक है, नेगेटिव वाले लेने हैं, तो ठीक है ये दोनों है। अब इन दोनों में साइन को मत देखो, मुझे तो 3 बड़ा है या 1, ऑफकोर्स 3 बड़ा है, तो बस मोस्ट नेगेटिव यही है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि जो आपका ये y3 है ना, ये एंटरिंग वेक्टर है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सिंस z3 माइनस c3, ये z3 माइनस c3, ठीक है। क्या है आपके पास, मोस्ट नेगेटिव इज मोस्ट नेगेटिव, सो y3 विल बी, y3 क्या होगा, एंटरिंग वेक्टर। अब डिपार्टिंग वेक्टर के लिए यहाँ क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में डिपार्टिंग वेक्टर के लिए हम क्या करते थे, मिनिमम रेशियो निकालते थे। यहाँ पर हम करेंगे इसका यूज़। तो देखिए डिपार्टिंग वेक्टर के लिए क्या क्या करना होता है स्टूडेंट्स, फॉर डिपार्टिंग वेक्टर आपको निकालना होता है θ1, θ2 और θ3। वो क्या होते हैं, तो θ1 इज इक्व टू होता है आपके पास मिनिमम ऑफ एक्स बी आई क्या बताता है, रो को, ठीक है। y3 3 क्यों लिखा है मैंने यहाँ, 3 इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास 3 एंटरिंग वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए, इस तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास कंडीशन होती है y3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखो डिपार्टिंग वेक्टर से पहले इसीलिए एंट्री वेक्टर निकालते हैं क्योंकि जो यहाँ पर आपके पास नंबर है ना वही यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। इज इक्व टू क्या आ गया, मिनिमम ऑफ, अब ये क्या है, एक्स बी आई, तो एक्स बी आई की वैल्यूज ये रही, आई मतलब रो, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, ठीक है। और I3 का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यूज, क्लियर। तो आप लोग यूज कर सकते हैं 10/1, ठीक है, कॉमा 0/2, और क्या हम ये लिखेंगे 10/-1, नहीं, -1 लेना ही नहीं है। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 0 वाले नंबर लेना है, ना तो इक्वल टू 0 होना चाहिए ना ही लेस देन 0। इक्वल टू 0 तो हम लेंगे ही नहीं, अपॉन 0 तो आना ही नहीं चाहिए ना। हम ऐसा चाहते हैं ना, हमेशा कोशिश करते हैं कि अपॉन में 0 ना आए, डिनोमीटर में 0 नहीं आए, क्योंकि ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखो जो हमें यहाँ पर लेना है ना नीचे, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सिर्फ इन दोनों को ही लेंगे, तो मिनिमम क्या आ गया, ऑफकोर्स 0, अरे 10 और 0 में मिनिमम 0 है, तो ये किसके कारण आया, इसके कारण, ठीक है, समझ आया। अब निकालते हैं हम θ2। तो θ2 का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम ऑफ ui माइनस एक्स बी आई अपॉन माइनस y3, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और y3 के साथ कंडीशन होती है लेस देन 0 वाला लेना है, यहाँ पॉजिटिव वाला नहीं लेना, यहाँ लेना है लेस देन 0, ठीक है। ui माइनस एक्स बी आई की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। तो यूज़ करने से पहले देख लेते हैं y3 की वैल्यूज़। तो y3 कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा, तो हमें सिर्फ लेस देन 0 वाला लेना है। तो y3 एक ही है, लेस देन 0, तो सिर्फ इसी को हमें लेना है। और यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ही क्वांटिटी है तो मिनिमम वही है, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ इन्फिनिटी अपॉन -1, तो -1 लिखोगे इसकी जगह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 इज इक्व टू इन्फिनिटी ही आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम θ3। θ3 का मतलब क्या है, θ3 का मतलब है स्टूडेंट्स जो आपका यहाँ पर एंटरिंग वेक्टर है ना, जैसा कि y3 है, तो उसका अपर बाउंड, तो y3 का अपर बाउंड है ही नहीं,
हमने बताया था ना अभी आपको, y3 का y4 y5 y6 इनका अपर बाउंड क्या है 0, ठीक है। और y1 y2 का दिया हुआ है 8 और 4, अभी हमने देखा था अपने क्वेश्चन में। तो θ3 का मतलब है स्टूडेंट्स u मतलब अपर बाउंड, तो r मतलब यहाँ पर क्या है 3, तो u3 अपर बाउंड क्या है y3 का आपका इन्फिनिटी, ठीक है। समझ आया कैसे निकालना है। अब हमें क्या लेना होता है, अब हमें निकालना होता है थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ θ1 θ2 और θ3। थीटा की वैल्यू निकालिए, मिनिमम ऑफ θ1 क्या है 0, θ2 इन्फिनिटी और θ3 भी इन्फिनिटी, तो ऑफकोर्स मिनिमम यही है 0। अब ध्यान से देखिए 0 किसके कारण आया है, θ1 के कारण। θ1 कहाँ है, ये रहा। θ1 में 0 किसके कारण आया है, इसके कारण। अब इसे देखो टेबल में 0/2, तो टेबल में आ जाओ 0/2 मतलब 0/2, ये रहा, इनके कारण आया है, ठीक है। तो इसके कारण आया है स्टूडेंट्स, इनके कारण। अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है y5, तो बस पता लग गया y5 यहाँ से डिपार्टिंग वेक्टर है, समझ आया। तो की एलिमेंट तो आराम से बता ही सकते हो, एंटरिंग का और डिपार्टिंग का कॉमन, तो यही एलिमेंट है। डिपार्टिंग और एंटरिंग का कॉमन यही है, तो दो चुका के पास की एलिमेंट, ठीक है। और y5 पता लग गया, डिपार्टिंग एंटरिंग भी पता लग चुका है, डिपार्टिंग भी पता लग चुका है, इसलिए लिख दीजिए y5 इज डिपार्टिंग वेक्टर। क्लियर। एक चीज स्टूडेंट्स मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, हमेशा जरूरी कोई ना θ1 ही आए मिनिमम, हो सकता है कभी θ2 आए, हो सकता है कभी θ3 आए। तो जब स्टूडेंट्स ये दोनों आते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है। हम जिस तरह से आज करेंगे क्वेश्चन ऐसा नहीं करते हैं, मेथड में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है, तो वो हम जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा जब ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा θ1 आया तो इसी हिसाब से चल रहा है। क्लियर। तो देख सकते हैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आप लोग देखेंगे कि मेथड कैसे चेंज होता है, ठीक है, क्या चेंज आता है मेथड में। तो इसलिए कंटिन्यू लेक्चर लेते रहिए, आपको सब चीज़ क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट्स एंटरिंग पता लग चुका है, डिपार्टिंग पता लग चुका है, नेक्स्ट टेबल बना दीजिए। तो स्टूडेंट्स टेबल बना लिए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर आपके पास y4 तो एज इट इज आएगा, y5 की जगह आएगा y3, ठीक है, और y6 एज इट इज। यहाँ क्या कोस्ट हमें लिख देनी है, तो y4 की कोस्ट 0 है, 3 के रेस्पेक्ट में कोस्ट 3 ही है, और 6 की कोस्ट 0, ठीक है। एक्स बी में यहाँ आपके पास क्या आता है, यहाँ तो अब हमारे चेंज आएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर क्या चेंज आएंगे, आप लोगों को पता है, सिंपलेस्ट मेथड में बताया था कि एलिमेंट की जगह हमें 1 बनाना होता है और उसकी हेल्प से ऊपर और नीचे 0 बनाना होता है। मतलब स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर ये अच्छे से समझना चाहते हो ना, प्रीवियस लेक्चर ले लो, ठीक है, क्योंकि देखो उसी चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करूँगी, बहुत टाइम लगेगा। प्लीज़ 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 स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ की एलिमेंट क्या है 2, तो आपको क्या बनाना है, इसकी जगह 1। तो 2 को 1 कैसे बना सकते हैं, अगर 2 में 2 का डिवाइड कर दें तो 1 बन जाएगा। तो मतलब हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2 1, यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है और एंट्री से, बस यहाँ 1 बनना चाहिए, ठीक है। और इसके 1 बनने के बाद क्या करना होता है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है इसे बनाना होता है 0, और नीचे वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना होता है। बट कैसे, जो आपकी नई रो आई है ना उसकी हेल्प से, ठीक है। देखो पहले भी करा था हमने, इससे पहले 1 बनाओ तो आपके पास क्या एंट्रीज आ जाएंगी, 0/2 0 ही हो जाएगा, माइनस 1/2, 0 में 2 का डिवाइड करा 0, 2 में 2 का डिवाइड करा 1, और यहाँ 0, यहाँ 1/2 और यहाँ 0, ठीक है। अब हमें क्या होता है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है इस नई वाली रो की हेल्प से, ठीक है। तो नई वाली रो की हेल्प से इसे 0 कैसे बनाएंगे, अगर इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दो तो 0 बन जाएगा। तो बस R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R1 माइनस R2 न्यू, नई R2 ये है। तो 1 में से 1 गया, बताइए स्टूडेंट्स, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1/2 माइनस करना है, यानी कि 1 + 1/2, तो क्या आ जाएगा 3/2, और 10 में से 0 गया तो बचा 10,
ठीक है। इसी तरह से 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1/2 गया तो -1/2, 0 में से 0 गया 0। ठीक है। अब हमें लगाना ऑपरेशन R3 में। R3 को 0 कैसे बनाओगे, -1 में +1 कर दो 0 बन जाएगा। तो R3 + R2 न्यू। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए -1 + 1 0, 2 और 0 2, 0 और 1/2 को ऐड करा तो -1/2 ही आएगा। और 10 में 0 ऐड करा तो 10। ठीक है, ऐसे 0 में सॉरी नीचे वाला एलिमेंट लेना है। 0 में 0 ऐड करा तो 0, 0 में 1/2 ऐड करा तो 1/2 और 1 में 0 ऐड करा तो 1। समझ आया? एंट्रीज आ चुकी हैं, पुट करिए टेबल में। करिए स्टूडेंट्स। यहाँ क्या आएगा 10 0 10, 3/2 -1/2 -1/2 1 0 2 0 1 0 1 0 0। स्टूडेंट्स एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दे, एंट्रीज गलत मत करना। अगर ये छोटी मोटी कैलकुलेशन गलत कर दोगे ना, पूरा मेथड आते हुए भी नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो आपके पास कैलकुलेशन ही गलत आएगी, आंसर ही गलत आएगा, तो नंबर कैसे मिलेंगे? ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन प्लीज़ सही कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आपके पास कॉलम होता है ना UI - XBI का, तो बस अब इसकी वैल्यूज़ निकालिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगी आपके पास, UI क्या है यहाँ Y4 का अपर बाउंड, तो 0 इन्फिनिटी है, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी -10, तो इन्फिनिटी ही बचा। Y3 का अपर बाउंड क्या था, 0 ही, वो सॉरी इन्फिनिटी ही था, तो इन्फिनिटी में से 0 गया तो इन्फिनिटी, और इसका भी इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी में से 10 माइनस किया तो इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ZJ - CJ। ठीक है, तो ये 0 हो चुका है, ये भी 0, बट यहाँ से आएगा -3/2, तो -3/2 में से 0 गया तो -3/2। ठीक है, ये तो वैसे ही 0 है, इसको देख लेते हैं 3 × 0, ये भी 0 हो गया, तो 0 - 1 -1, ये 3 1 ज़ा 3, 3 में से 3 गया 0, ये 3 0 0 ही हो चुका है। यहाँ 3/2 आएगा और यहाँ आपके पास 0। क्लियर? अब देखिए नेगेटिव देखना होता है तो इन दोनों को देख लीजिए। तो अब बताइए 3/2 बड़ा है या 1 बड़ा है? ऑफकोर्स 3/2 बड़ा है, ये कुछ 1.5 आ रहा है, तो मतलब मोस्ट नेगेटिव क्या हो गया, यही। क्लियर? समझ आया? इसका मतलब y1 हमें पता लग चुका है, एंट्रिंग वेक्टर, तो हम लिख देते हैं सिंस Z1 - C1 इज मोस्ट नेगेटिव, सो y1 इज एंट्रिंग वेक्टर। ठीक है, अब क्या करना है, डिपार्टिंग, तो डिपार्टिंग के लिए वही फॉर्मूलाज आपको यूज़ करने हैं, तो फॉर्मूला हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। आपको पता है θ1 कैसे निकालते थे, θ1 में क्या आएगा, मिनिमम ऑफ I, ठीक है, और XBI अपॉन YI1। देखिए यहाँ आपके पास 3 था क्योंकि Y3 एंट्रिंग था, अब हमारा Y1 एंट्रिंग आया है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, बस यहाँ 3 की जगह 1 आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 3 की जगह 1 आ जाएगा। क्लियर? तो आप लोग लिख लीजिए दोबारा फॉर्मूला। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, तो क्या था XBI अपॉन YI1, तो XBI आपके पास कहाँ है, ये रहा, तो 10 अपॉन क्या आएगा 3/2, तो क्या आ जाएगा 20/3। ठीक है, डायरेक्ट लिख दें 10 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 10 2 ज़ा 20, तो क्या आएगा 20/3, कॉमा 0 अपॉन -1/2 नहीं लिखेंगे, क्यों, ये नेगेटिव है, हमारे पास यहाँ कंडीशन होती है ग्रेटर देन वाला ही लेना है, तो मत लिखो भैया, इसे भी नहीं लिखेंगे, ये भी नेगेटिव है, तो बस फिर बचा क्या, मिनिमम क्या आ गया, यही आ गया आपके पास 20/3। ठीक है, θ2 निकालिए। θ2 में क्या होता है, इनका यूज़ करना होता है, तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, सिर्फ लेस देन वाला लेना होता है हमें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, थीटा अपॉन माइनस तो एक पहले से रहता है फॉर्मूले में, और यहाँ -1/2। ठीक है, कॉमा इन्फिनिटी अपॉन यहाँ भी -1/2 ही है, तो आपके पास मिनिमम क्या है, दोनों ही इन्फिनिटी आ रहे हैं, तो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या निकालना होता है, θ3। θ3 का मतलब क्या होता है, अपर बाउंड, किसका, जो भी आपका एंट्रिंग वेक्टर आ रहा है उसका, तो U1, तो U1 आपके पास क्या थे वैल्यू, क्वेश्चन में दी थी 8,
अपर बाउंड x1 का 8 था ना, तो ये आ चुका है 8। ठीक है, अब आप ले लीजिए मिनिमम। तो थीटा इज इक्वल टू मिनिमम लेना है, θ1, θ2, θ3 का। तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ये 20/3 और 8। इसमें से आपके पास मिनिमम क्या है, ऑफकोर्स 20/3 मिनिमम है। ये आपके पास क्या आएगा, आप डिवाइड करके देखिए, देखिए ना, 6 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ में और 8 में कौन छोटा है, ऑफकोर्स ये है। इन्फिनिटी की तो देखो ही मत, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा होगा। मिनिमम देख रहे हो तो इसे तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका है, 20/3। अब देखो 20/3 कैसे आया, 20/3 आया है हमारा θ1 के कारण। तो θ1 पे आ जाओ। θ1 में 20/3 किसके कारण आया, इसके कारण। तो इसका मतलब y4 डिपार्टिंग वेक्टर है। पता लगा कैसे पता लगता है। तो आपके पास क्या आ चुका है, इसलिए y4 इज डिपार्टिंग वेक्टर। एंट्रिंग का पता लग चुका है, डिपार्टिंग का पता लग चुका है, तो नेक्स्ट टेबल बना दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, y4 डिपार्ट हो चुका है, इसकी जगह क्या आया है y1। तो y1, y3 और y6 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर कोस्ट लिखिए, y1 के रेस्पेक्ट में कोस्ट 0 है, 3 के रेस्पेक्ट में 3 और 6 के रेस्पेक्ट में 0। ठीक है, यहाँ आने चेंजेस, तो बिल्कुल जैसे सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में चेंज आए थे ऐसे ही करना है। यहाँ हमें क्या करना है, आपके पास यहाँ की एलिमेंट क्या था, ये देखिए ना, कॉमन कहाँ आ रहा है, इस पे। तो ये आपके पास की एलिमेंट है, इसे बनाना है 1। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 में। फर्स्ट रो है ना ये, तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में डिवाइड कर दो 3/2 का, क्योंकि 3/2 का ही डिवाइड करोगे तभी 1 बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा के आप बना सकते हैं इजीली 1। उसके बाद क्या करना है, इन्हें 0 बनाना होगा। तो यहाँ आपकी नई वाली रो में क्या आएगा, 1। क्लियर, तो आप R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 प्लस 1/2 R1 न्यू। देखो कैसे लगाया, R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1/2। तो लीजिए प्लस 1/2 और R1 न्यू नई जो R1 आएगी उसमें यहाँ पर एंट्री क्या होगी, 1। तो ये लो 1, तो ये कैंसिल आउट होके 0 नहीं बन गया क्या। तो यही तो होता है, हमें यहाँ 0 बनाना होता है और ऐसे ही इसे 0 बनाना है। तो दोनों एंट्रीज तो सेम है। तो R3 में भी आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यही सेम कि R3 प्लस 1/2 R1 न्यू। ये चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है कि नई वाली रो की हेल्प से हम 0 बनाते हैं बस। ठीक है, तो आप ये ऑपरेशन लगाइए स्टूडेंट्स, एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी। मैं लिख रही हूँ, मैच कीजिएगा, सेम आ रही है क्या। तो स्टूडेंट्स मैच कर लीजिए, एंट्रीज आ चुकी हैं हमारी। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने एंट्रीज इस तरह से निकाली हैं। अगर आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके साथ भी एंट्रीज निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अब निकालते हैं ZJ - CJ। तो देखिए यहाँ आपके पास 0 हो रहा है, 0 में से 0 गया 0। यहाँ आएगा 3/3 यानी कि 1, तो 1 में से 1 गया 0। यहाँ 3 1 से 3, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, मैं इनको क्यों नहीं देख रही हूँ, अरे ये तो वैसे ही 0 कर रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ इसी को देख रही हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ बीच वाले को लेते हैं या कुछ और सोचो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस तरह से ZJ निकालते हैं उस वैसे ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 3/3 1, 1 में से 0 गया 1। यहाँ भी 1 आएगा, 1 में से 0 गया 1 और यहाँ 0 हो चुका है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सभी एंट्रीज आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई हैं। कुछ इक्वल टू भी 0 है और कुछ ग्रेटर देन भी है, 1 है जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसका मतलब मिल चुका है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ गया, पहले हम लिख देते हैं, ऑल ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है हमें। और किस तरह से दिया जाएगा, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 की वैल्यू 20/3। ठीक है, x2 की वैल्यू, x2 यहाँ नहीं है, इसका मतलब वैल्यू 0। x3 की वैल्यू 10/3। ठीक है, तो लिख दीजिए x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, 10/3। ठीक है, 10/3। तो और x6 की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्यों, अगर x6 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते भी हैं तो वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही बना देगा। ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पास मैक्सिमम क्या आ जाएगा, x2 + 3x3।
तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, इसमें मैक्सिमम जेड क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू तो वैसे ही 0 आई है, प्लस 3 x3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया 10। तो मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू आ चुकी है 10। ये आपका आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इस तरह का देखेंगे जिसमें θ2 आपका या फिर θ3 आपका डिपार्टिंग का काम करे, ठीक है। तो वहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से क्या चेंज आते हैं मेथड में। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।